आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम इस वीडियो में क्लास 12th की फ़िज़िक्स के अनसॉल्व्ड पेपर की शुरुआत करेंगे। और इसमें हमारा पहला सेट है जिसका कोड है 346JS। और आपको इस वीडियो के माध्यम से ये भी पता चलेगा कि हमें कितने नंबर के क्वेश्चन में कितना लिखना होता है और कैसे लिखना होता है। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और इसमें हम इस सेट 1 के जीएस पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्क्रीन पे आपको ये पेपर दिख रहा होगा और जिसमें मैं पहला क्वेश्चन पढ़ता हूँ। इसमें ये जो खंड आ है सेक्शन ए, इसके अंतर्गत हमें ये बहुविकल्पीय करने होते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा इसमें 6 बहुविकल्पीय हैं। और क्वेश्चन जब आप इसको करने बैठेंगे पेपर को, तो इसमें आपको याद रखना है क्वेश्चन को नोट नहीं करा जाता है। डायरेक्ट आप क्वेश्चन का नंबर डाल के आप उसको सॉल्यूशन करोगे। और एमसीक्यूज क्वेश्चन में, बहुविकल्पीय क्वेश्चन में आपको राइट आंसर ही लगाना होता है। इसमें पहला क्वेश्चन है फर्स्ट का विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की दिशा तथा ध्रुवण तल के बीच का कोण होता है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो आपको ये चैप्टर 8 में मिलेगा। मैंने आपको ये वहां बताया भी था कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की दिशा जो होती है वो ध्रुवण तल के क्या होती है, लंबवत होती है। यानी 90 डिग्री इसमें हमारा आंसर जो है वो राइट हो जाएगा। तो इसका हम आंसर कैसे लिखेंगे, इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे? आंसर फर्स्ट के का हमारा कौन सा आंसर राइट है? तीसरा वाला उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। तीसरा इसका आंसर राइट है कौन सा? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का एंगल होता है विद्युत चुंबकीय तरंगों की संचरण की दिशा और ध्रुवण तल के बीच का जो कोण होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री होता है। इसमें खा क्वेश्चन है, जब M1 तथा M2 द्रव्यमानों के दो नाभिक परस्पर संलयित होकर स्मॉल m द्रव्यमान का नाभिक बनाते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है इस प्रक्रिया में। तो ये आपको 13वें चैप्टर में मिलेगा जिसका नाम है नाभिक। और मैंने आपको वहाँ पढ़ाई थी द्रव्यमान क्षति। और इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं नाभिकीय अभिक्रियाएं, नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन क्या होता है? यहाँ पर दो छोटे छोटे द्रव्यमान हैं, एक M1 है और एक M2 है। इन दोनों के संलयन से, संलयन का मतलब होता है मिलने से, ये दोनों द्रव्यमान मिले हैं और यहाँ पर एक M द्रव्यमान का कोई जो है कण बना है। तो यहाँ पर हमें ये बताना है जो यहाँ पर ऊर्जा उत्सर्जित होती है, जो यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है, वो इसके किस संबंध से आधारित है। तो आपको ये पता होना चाहिए इन दोनों का जो द्रव्यमान होगा यहाँ पर M1 प्लस M2, इन दोनों का जो द्रव्यमान होगा, इन दोनों का द्रव्यमान होगा वो ज़्यादा होगा किससे? M से। क्या होगा? M से ज़्यादा होगा। इधर का द्रव्यमान ज़्यादा होगा, इधर का द्रव्यमान कम होगा। तो इसी को तुम क्षति बोलते हैं। तो यहाँ का द्रव्यमान ज़्यादा, यहाँ का कम। जितना कम होता है, आइंस्टीन की ऊर्जा द्रव्यमान समीकरण के आधार पर उसी द्रव्यमान से क्या प्राप्त होती है? हमारी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो M1 प्लस M2 का जो मास है वो ग्रेटर देन होगा स्मॉल m से। ठीक है, तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ये हमारा दूसरा वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है। ये आप चाहें तो इसको अपने समझने के लिए नोट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा ये आंसर फर्स्ट के खा का दूसरा वाला हमारा इसमें राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है ये? दूसरा ऑप्शन है, जो कि आप कैसे लिखेंगे? M1 प्लस M2 और ग्रेटर देन M। तो ये वाला हमारा राइट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा इसमें क्वेश्चन है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, इसको मिटा देते हैं पहले। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध तथा 6 ओम का प्रेरकत्व प्रतिघात श्रेणी क्रम में लगे हैं। परिपथ की प्रतिबाधा क्या होगी? ये हमको इसमें बताना है, परिपथ की प्रतिबाधा क्या होगी। अब ये एक तरीके का न्यूमेरिकल है, नहीं है आपको ये, इसका जो आंसर है वो जब तक आप इसको कैलकुलेट नहीं करोगे, जब तक आप इसका आंसर निकाल नहीं सकते। तो आपको कैलकुलेट कहाँ करना है? इसको पीछे रफ कार्य में आप इसको कैलकुलेट करके दिखा देना। दिखाना नहीं है, बस हमें राइट आंसर लिखना है यहाँ पर। ठीक,
तो पीछे कैलकुलेट कर लेना, जो आंसर आए वो यहाँ पर ऑप्शन सहित उसका लिख देना। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हमारा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध दे रखा है, तो R बराबर कितना हो जाएगा, 8 ओम हो जाएगा इसमें, है ना। और जो प्रतिघात है इसको लिखते हैं XL से, इसकी वैल्यू कितनी है, 6 ओम है। हमें प्रतिबाधा निकालनी है, Z का मान ज्ञात करना है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको चैप्टर 7 में प्रत्यावर्ती धारा में AC करंट में ये पढ़ाया था आपको एक LR परिपथ। LR परिपथ में प्रतिबाधा कैसे निकलती है, Z बराबर क्या होता है, ये R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। तो R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू है 8 का स्क्वायर हो जाएगा ये, XL कितना है 6 का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और 6 छंग 36, ये हो जाएगा आपका 100। ये फिर रूट के बाहर निकालेंगे तो ये 10 आ जाएगा, 10। और इसका मात्रक भी क्या होता है, ओम ही होता है। तो आप देख सकते हो इसमें हमारा चौथा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट था। और कौन सा इसका है, ये पार्ट कौन सा, ये गा वाला, ये गा वाला इसका पार्ट है। और इसका हमें कौन सा ऑप्शन लगाना है, चौथा वाला। चौथा वाला राइट हो जाएगा, जो कि कितना है 10 ओम। तो 10 ओम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा इसमें क्वेश्चन है घा, निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक है। निर्वात की वैद्युतशीलता अगर आपको ध्यान हो तो हम कूलाम के नियम में जब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये पूरा नियतांक बढ़ाते हैं, एक ही नियतांक आता है ये, तब उसमें आपको देखने को मिलती है ये। अगर आप भूल जाओ इसका मात्रक क्या होता है तो आपको कैसे याद रखना है, देखिए F बराबर क्या होता है, आपने पढ़ा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। ये पढ़ा होगा आपने कूलाम के नियम में, पढ़ा है ना। ये कूलाम के नियम का फॉर्मूला है, दो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल का ये सूत्र है। यहां से हमें किसका मात्रक निकालना है, इस एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालना है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, तो मैं क्रॉस गुणा कर देता हूं। तो यहां से इधर क्या पहुंचेगा, F 4 पाई, यहां से आ जाएगा ये R स्क्वायर, ये दोनों चीजें बटे में आएंगी Q1 Q2, और ये आ जाएगा 1/एप्सिलॉन नॉट। बट मेरे को मात्रक चाहिए एप्सिलॉन नॉट का। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट बराबर इसको उल्टा कर देंगे, Q1 Q2 बटे में 4 पाई R स्क्वायर। इनमें सबके मात्रक लगाते हैं, हमें इसका मात्रक मिल जाएगा। ये Q क्या है, आवेश है, और ये भी Q आवेश है। तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। इसका मात्रक भी कूलाम, इसका मात्रक भी कूलाम, और दोनों गुणा में है तो ये क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर, है ना, बटे में। अब ये F बल है। अब बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। न्यूटन का मैं N लिख रहा हूं, यहां पर क्या लिख रहा हूं, N। अब यहां पर ये गुणा लगा देता हूं मैं। यह 4 पाई हमारा एक कांस्टेंट है, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। और R क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी होती है, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। अब आपको मिल गया होगा इसका राइट आंसर क्या है। ये मैंने आपको निकाल के भी दिखा दिया। अगर आप भूल जाओ, पेपर में कंफ्यूज हो जाओ, तो इस तरीके से आप निकाल के देख लें कि निर्वात की वैद्युतशीलता या माध्यम की वैद्युतशीलता कोई सी भी हो, मात्रक हमेशा इसका यही रहेगा। ठीक, तो इसका मैं राइट आंसर लिखता हूं, कौन सा वाला इस हिसाब से राइट हो जाएगा, ये कूलाम न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये दूसरा वाला इसका ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो ये हो गया आपका आंसर फर्स्ट का घा। घा का उत्तर कौन सा हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा आपका दूसरा वाला, बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि इसमें क्या लिखा है, कूलाम स्क्वायर। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ऑप्शन भी आप लिख देंगे तो और अच्छा रहेगा, कूलाम स्क्वायर बटे में न्यूटन, और ये मीटर स्क्वायर बटे में मीटर स्क्वायर। आप देख सकते हो बिल्कुल मैच कर रहा है, कूलाम स्क्वायर बटे को मैंने ऐसा बना दिया है, न्यूटन और ये मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो अगर आपको डायरेक्ट पता है तो हम डायरेक्ट भी आंसर लगा सकते हो, और वैसे भी हमें जो MCQs वाले बहुविकल्पीय क्वेश्चन है केवल आंसर की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन कुछ क्वेश्चन्स ऐसे होंगे जिनको आपको कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। तो आप ये कॉपी के पीछे भी कर सकते हो, फिर बाद में उसको काट देना। आगे इसमें लिखा है न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये आपको मिलेगा चैप्टर 8 में, जब मैंने आपको पढ़ाया था विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, और इसको याद करने की मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी यहाँ पर। तो पहले मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर हम समझते हैं इसको। तो देखिए कैसे करेंगे, तो इसकी मैंने आपको वहाँ ट्रिक भी बताई थी, इसको हम लोग कैसे याद रखते हैं। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, रेडियो मिर्ची, आई लव यू, जिरोक्स गन, ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी। रेडियो का मतलब होता है रेडियो तरंगे। कौन सी तरंगे,
रेडियो तरंगे। और ये इसकी मदद से आप याद कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि अगली बार इसी टाइप का क्वेश्चन आए, लेकिन हाँ अगर यहाँ से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे इसको। ठीक, ऐसा नहीं है कि मैं इसी क्वेश्चन को कराऊं और आंसर बता के आगे बढ़ जाऊं। आप समझिए भी कि इसके आधार पर अगर ये क्वेश्चन ना बन के इस टॉपिक में कोई दूसरा क्वेश्चन बन जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। और यहाँ से एम से है माइक्रोवेव्स, रेडियो के बाद कौन सी है, सूक्ष्म तरंगे। आगे हैं इसमें सूक्ष्म तरंगे, इसमें क्रम का बहुत बड़ा महत्व है। सूक्ष्म तरंगे हो गई। आई से है आपकी अवरक्त प्रकाश, अवरक्त हो गया ये अवरक्त, ठीक है। और एल से हो गया विजिबल, दृश्य प्रकाश, ये दृश्य हो गया। यू से अल्ट्रावायलेट, ये होगी परावैगनी किरणें, ये हो गई आपकी एक्स किरणें, ये हो गई आपकी एक्स किरणें। और ये हो गई जी फॉर गामा किरणें। अब देखिए इस ट्रिक की मदद से हम किसी का भी निकाल सकते हैं। आपको करना क्या है, ये याद रखना है, अगर मैं बात करूं जो तरंग सबसे ऊपर है, रेडियो सबसे ऊपर है, ठीक है, तो इसकी तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से लिखते हैं। सबसे ज्यादा जो तरंग दैर्ध्य होती है वो किसकी होती है, रेडियो तरंगों की होती है, सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य। और जिसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है उसकी आवृत्ति सबसे कम होती है। आवृत्ति क्या हो जाएगी, इसकी आवृत्ति हो जाएगी सबसे कम और तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा। तो रेडियो की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा है और आवृत्ति सबसे कम है, तो इसकी तरंग दैर्ध्य रेडियो से कम, फिर इसकी और कम, सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी है, गामा की है। और सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी हो जाएगी, गामा की हो जाएगी। ठीक है, हो सकता है आपको बोर्ड एग्जाम में ये 3 दे दे और पूछा जाए इन तीनों को बढ़ती हुई तरंग दैर्ध्य के क्रम में लगाइए, तो बढ़ता हुआ तरंग दैर्ध्य का क्रम क्या होगा, सबसे पहले इसको रखेंगे, इससे ज्यादा तरंग दैर्ध्य इसकी है, इससे ज्यादा तरंग दैर्ध्य इसकी है। हो सकता है आवृत्ति के तरंग दैर्ध्य में, आवृत्ति के पदों में पूछ लें आपसे, है ना। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है, न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग में न्यूनतम आवृत्ति, सबसे कम आवृत्ति बतानी है। अब सबसे कम आवृत्ति किसकी होगी, तरंग दैर्ध्य ज्यादा किसकी है, रेडियो की, तो सबसे कम आवृत्ति किसकी हो जाएगी, रेडियो की हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर हमारा कौन सा है, इसमें रेडियो वाला हमारा दिया ही नहीं है तो रेडियो को छोड़ देते हैं इसमें। तो हमारा कौन कौन सी दी है इसमें, परावैगनी दी है, एक हमारी परावैगनी दी है, एक एक्स किरण दी है, ठीक, एक गामा दिया है हमको, और एक कौन सी दी है, सूक्ष्म तरंगे दी है। तो यहाँ हमें ये बतानी है इन चारों में से जहाँ जहाँ मैंने टिक लगाए ये हमारे ऑप्शन है, इन चारों में से किसकी न्यूनतम आवृत्ति है। तो न्यूनतम आवृत्ति किसकी होगी, इसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी इन चारों में और आवृत्ति सबसे कम होगी। तो ये हमारा राइट आंसर कौन सा है इसमें, सूक्ष्म तरंगे। रेडियो वाला नहीं दिया था इसमें, ठीक है, तो सूक्ष्म तरंगे हमारा राइट आंसर है इसमें। तो अड़ाका कौन सा लगा देंगे, चौथा वाला। अड़ाका हमारा इसमें चौथा वाला हो जाएगा, फर्स्ट का अड़ा। कौन सा ऑप्शन राइट है इसमें राइट हमारा सूक्ष्म तरंगे, ये वाला, ये सूक्ष्म तरंगे बिल्कुल हमारा राइट आंसर है इसमें, सूक्ष्म तरंगे इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे इसमें चा क्वेश्चन लिखा हुआ है, चा क्वेश्चन, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति परमताप के किस प्रकार बदलती है। तो ये अभी मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर 5 में, ये चैप्टर 5 में आपको मिलेगा। तो इसमें चैप्टर 5 में आपको ये पढ़ाया गया था, नहीं सॉरी, ये चैप्टर 13 में आपको मिलेगा। चैप्टर 13 में जहाँ हमने नाभिक पढ़े थे, क्यूरी का नियम कहलाता है ये। अनुचुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होती है, परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती। इसको ऐसे लिखते हैं, परम ताप के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। 1/T होती है ये, 1/T। इसको क्या बोलते हैं, क्यूरी का नियम। हो सकता है अगली बार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन ना देके क्यूरी का नियम पूछ लें आपसे, तो आप क्या लिखोगे, अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति परम ताप के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। हम इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको ऊपर ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, T की पावर -1। तो कौन सा हमारा राइट आंसर हो गया इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा चा का दूसरा वाला। ठीक, आपकी समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ठीक, तो इसका राइट आंसर मैं लिखता हूँ, राइट आंसर फर्स्ट का चा, और इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये दूसरा वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, समानुपाती क्या हो जाएगा, ये T की पावर -1। ठीक, तो आप इसको नोट भी करते रहें, जिससे इसी आधार पर अगर कुछ और क्वेश्चन बनते हैं तो आप कर लें। देखो टिक तो बेटा यहाँ आपको पीछे आप इसको पढ़ेंगे तो उसमें दिए भी हैं, लेकिन रीज़न भी आपको पता होना चाहिए कि राइट आंसर हमारा क्यों आ रहा है। कोई ज़रूरी थोड़ा ना है कि हमारे नेक्स्ट एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाए।
हाँ, इसी के आधार पर या इसी टॉपिक से हो सकता है वो आंकड़ों को चेंज कर दे। ठीक, तो ये हमारे सारे MCQs निपट चुके हैं। सेक्शन ए हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जिसमें हमारे एक एक नंबर के अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। उसके बाद है इसमें हमारा सेक्शन बी खंडवा। इसमें हमारे अति लघु प्रश्न ही होते हैं, एक एक नंबर वाले। इसमें लिखा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन से क्या तात्पर्य है, किरण आरेख बनाकर दिखाइए। हमें बताना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं और उसका एक किरण आरेख भी हमें ड्रॉ करना है। ये आपको चैप्टर 9 में मिलेगा। मैंने वहाँ किरण आरेख और पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, क्रांतिक कोण क्या होता है और उसके न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किए हैं। और यहाँ इसके आधार पर भी मैं कर देता हूँ। तो सबसे पहले इसका हम लोग क्या बनाएंगे, किरण आरेख बनाएंगे। किरण आरेख कैसे बनाया जाता है आपको पता होना चाहिए। इसमें ये आंसर हमारा कौन सा है, ये हमारा आंसर है सेकंड का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में हम लोग क्या करते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में आपको याद होना चाहिए क्या होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में आप इसको स्केल से बनाएंगे, एकदम परफेक्ट बनेगा ये। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ से क्या करते हैं, लाइट को मारा जाता है यहाँ से। तो मान लेते हैं जैसे ये ये किरण यहाँ पे जाके टकराई और ये क्या है, इसका अभिलंब है। तो टकरा के थोड़ी सी मुड़ जाती है ये। और ये कौन सा माध्यम होता है, सघन माध्यम। ये अंदर वाला कौन सा माध्यम है, ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। और आपको ये भी पता होना चाहिए जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो घटना होती है वो जब ही होती है जब हमारी किरण सघन से कहाँ जाती है, विरल में जाती है। ये शर्त होती है पहली। ठीक है, यहाँ शर्त पूछी नहीं गई है लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो ये किरण ऐसे गई। ठीक, अब थोड़ा अगर हम इस कोण को यहाँ पर मैं एक लंब ले लेता हूँ। अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको और घुमा देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ से इसको ऐसे कर दिया, यहाँ पर अभिलंब ये आ गया, तो थोड़ी सी ये और मुड़ जाएगी किधर को, अभिलंब से दूर और हट जाएगी ये, अभिलंब से दूर ये और हट जाएगी। ठीक, थोड़ा सा और करूँ, थोड़ा सा अगर मैं इसको और कर दूँ तो ये थोड़ा सा एंगल अगर और बढ़ा दूँ यहाँ से तो ये ऐसी हो जाएगी। और बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं और फिर ये क्या होती है, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाती है 90 डिग्री। ये क्या हो जाती है, बिल्कुल 90 डिग्री हो जाती है। यहाँ पर ये 90 डिग्री हो गई। और इधर ये जिस कोण पर 90 डिग्री होती है उसको बोलते हैं क्रांतिक कोण सी, है ना। क्या बोला जाता है इसको, क्रांतिक कोण सी। अगर अब हम इससे 1 डिग्री भी अगर हमने बढ़ा दिया, इस क्रांतिक कोण से अगर 1 डिग्री भी अगर हमने प्रकाश की किरण को यहाँ 1 डिग्री भी अगर बढ़ा दिया, यहाँ आपतित करवाया, तो प्रकाश की किरण क्या होगी, मैं थोड़ा इसको आगे बढ़ा देता हूँ। प्रकाश की किरण हमारी क्या होगी, ये प्रकाश की किरण क्या होगी, इसी माध्यम में दोबारा लौट आएगी। देखिए मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ाया इसको, तो होना क्या चाहिए था, ये बाहर ना निकल के क्या होती है, इसी माध्यम में पुनः लौट आती है। और इसी को हम लोग बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसी को क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, ये वाला कौन सा कोण है इसको, अब इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, सघन माध्यम में बने बाह्य आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, इसे बोलते हैं क्रांतिक कोण। अगर परिभाषा आती तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, लेकिन हमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा लिखनी है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्रांतिक कोण से अधिक पर आपतित होती है, क्रांतिक कोण से अधिक पर आपतित होती है, तो वह वापस उसी माध्यम में, उसी माध्यम में लौट आती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन
परावर्तन कहते हैं। ठीक, तो ये हमारा हो गया इससे किरण आरेख, और ये हो गई पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा। तो ये हमारा फर्स्ट दूसरे का हमारा इसमें क्वेश्चन जो है सॉल्व हो चुका है। इतना आपको करके आना पड़ेगा। इसमें आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग इसमें दूसरे का खा करेंगे। है इसमें समस्थानिक एवं संभारिक नाभिकों में अंतर लिखिए। समस्थानिक क्या होते हैं और संभारिक क्या होते हैं? ये नाभिक के दो प्रकार होते हैं, ये चैप्टर 13 में आपको मिलेंगे। समस्थानिक क्या होते हैं? समस्थानिक क्या होते हैं? समान तत्वों के ऐसे नाभिक जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन परमाणु भारों में अंतर होता है, उन्हें संभारिक कहते हैं। और समस्थानिक कहते हैं। और संभारिक हमारे क्या होते हैं? विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु या नाभिक जिनके परमाणु भार समान होते हैं लेकिन परमाणु क्रमांकों में अंतर होता है, उन्हें क्या बोलते हैं? परमाणु भार। एक एक इनके उदाहरण लिखना है। ये क्वेश्चन हमारा खत्म। तो इसमें हमें क्या लिखना है? आंसर, इसमें आंसर करना है किसका? दूसरे का खा। दूसरे का खा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इन अलग अलग इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहला कौन है? समस्थानिक है। समस्थानिक, समस्थानिक क्या होते हैं? इंग्लिश में उनको आइसोटॉप्स बोलते हैं। समान तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके नाभिक, जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं, जबकि परमाणु भारों में अंतर होता है। समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे मैं एग्जाम्पल लिखना चाहूँगा, कम से कम एक एग्जाम्पल आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, जैसे मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, हाइड्रोजन के हमारे 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। तो आप देख सकते हो समान तत्व है हमारा, परमाणु क्रमांक समान है और परमाणु भार इनके अलग अलग है। तो ये तीनों आपस में क्या है? समस्थानिक। आगे हमें इसमें लिखना है किसके बारे में? संभारिक के बारे में। संभारिक आइसोबार इनको बोला जाता है इंग्लिश में। तो इनके जस्ट अपोजिट होते हैं। ये अपोजिट क्या होंगे? इसमें विभिन्न तत्वों के, यहाँ लिख देता हूं मैं इसकी परिभाषा, विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु भार तो समान होते हैं, जबकि परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं। ठीक, इसका एग्जाम्पल लिख देना है आपको, कोई सा भी एक, कम से कम एक एग्जाम्पल आपको इसका लिखना है। तो जैसे मैं यहाँ पर अगर लिखूँ तो ये होता है आपका 6C14 और ये होता है 7N14। तो आप देख सकते हो ये दोनों हमारे अलग अलग तत्व हैं और दोनों के भार समान हैं और परमाणु क्रमांक अलग अलग है, इसीलिए ये क्या है? आपस में संभारिक है। ठीक है, तो ये संभारिक और समस्थानिक हो गए और इन्हीं की परिभाषाओं का ये सबसे प्रमुख इनका अंतर होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग इसमें करते हैं, पहले आप इसको नोट कर लें। दूसरे का गा है इसमें, ओमीय एवं अनओमीय प्रतिरोधों के लिए वोल्टता B तथा धारा I के बीच ग्राफ खींचिए। तो कैसे बनाएंगे इनके ग्राफ? तो ग्राफ केवल हमें इसमें ग्राफ बनाने हैं। तो ये हमारा दूसरे का गा क्वेश्चन है, ग्राफ बनाने हैं इसमें। आंसर है हमारा दूसरे का गा। ये आपको मिलेगा चैप्टर
ये क्वेश्चन आपको मिलेगा चैप्टर 3 में, विद्युत धारा चैप्टर में मिलेगा, जहाँ मैंने आपको ओमीय और अनओमीय परिपथ पढ़ाए थे। अगर यहाँ परिभाषा आती ओमीय परिपथ की तो हम इसमें क्या लिखते, वे परिपथ जो ओम के नियम का पालन करते हैं और उन्हें क्या बोलते हैं, ओमीय परिपथ। और अनोमीय परिपथ का क्या होते हैं, जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उनको क्या बोलते हैं, अनओमीय परिपथ। फिलहाल यहाँ पर हमें ग्राफ बनाना है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें ग्राफ किसका बनाते हैं, ओमीय के लिए। किसका, ओमीय प्रतिरोध के लिए बनाते हैं इसमें, ओमीय प्रतिरोध, ओमीय प्रतिरोध के लिए, ओमीय प्रतिरोध के लिए। ठीक है, केवल आपको ग्राफ खींचना है यहाँ। तो ग्राफ कैसा होता है, देखिए यहाँ पर ये इस टाइप का ग्राफ होता है इसका, ये ऊपर जाता हुआ ग्राफ होता है। यहाँ दिखाते हैं हम लोग I और यहाँ दिखाते हैं V। ठीक, ये ऊपर की तरफ जाता है ऐसे ग्राफ ये। ठीक है, और इसके उदाहरण की अगर मैं बात करूँ तो इसके उदाहरण हमारे होते हैं, जितने भी हमारे धातुएं होती हैं, सभी धातुएं जो होती हैं वो ओमीय परिपथों के अंतर्गत उनका ग्राफ आता है, सभी धातुएं। ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, सभी धातुएं। ये ग्राफ किसका बन गया, ये ग्राफ आ गया हमारा ओमीय परिपथों के लिए। और यहीं पर मैं साइड में बना देता हूँ किसके लिए, अनओमीय परिपथों के लिए, अनओमीय के लिए। हो सकता है एग्जाम में अगले साल आपसे केवल ओमीय का पूछ ले, अनओमीय का पूछ ले, या इनकी परिभाषा पूछ ले। यहाँ तो फिलहाल ग्राफ बनाने हैं, परिभाषा नहीं पूछनी है। तो अनओमीय का ग्राफ कैसा होता है, ये ऐसा होता है इस टाइप से, ये इसका ग्राफ इस टाइप का होता है। ये हो गया आपका V और ये हो गया आपका I। और इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, जैसे हमारा जो डायोड होते हैं, ट्रांजिस्टर होते हैं, ये सारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ये सब हमारे अनओमीय के अंतर्गत आते हैं। क्या आते हैं, डायोड हो गए, डायोड है, LED है, ट्रांजिस्टर है, ये सारे इसके क्या हो गए, इसके एग्जाम्पल हो गए। बस ये हमारा क्वेश्चन जो है हो चुका है। ये ओमीय का डायग्राम है, ये ओमीय का ग्राफ है B और I पर, और ये अनोमीय के लिए ग्राफ है। ठीक है, तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा इसमें क्वेश्चन है घा वाला, दूसरे का घा है। इसमें एक चालक पर 2.4 गुणा 10 की पावर -18 कूलाम धनावेश है, धनात्मक आवेश है। बताइए कि चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है या अधिकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, एक चालक, ये चैप्टर 1 से हमारा क्वेश्चन लिया गया है, और ये आता है हमारा आवेश के क्वांटीकरण से। एक टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं आवेश का क्वांटीकरण, वहाँ से ये क्वेश्चन हमारा आया है। एक चालक पर 2.4 × 10⁻⁻18 कूलाम धनात्मक आवेश है। तो बताइए कि चालक पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है कि अधिकता है, और कितनी की कमी है या कितनी की अधिकता, ये बताना है हमें। तो आपको पता होना चाहिए, अगर धनावेश है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। धनावेश कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। और अगर ऋणावेश लिखा होता तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती। ठीक है, तो एक बात तो कन्फर्म है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। तो कमी है, कितने की कमी है ये बताना है हमें, उसका आवेश का मान इलेक्ट्रॉनों का मान बताना है, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जो कि कम है। तो दूसरे का घा, यहाँ हमें क्या दे रखा है, आवेश दे रखा है, कितना है, Q बराबर, और आपको याद रहे ये धनावेश है, प्लस 2.4 गुणा 10 की पावर -18, ये कूलाम। जब धनावेश है तो इसका मतलब जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉनों की कमी है। कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं Q बराबर Ne। क्या लगाते हैं, Q बराबर Ne। तो n का मान यहाँ से फाइंड कर लेंगे, हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिल जाएगी। Q का मान कितना है, 2.4 गुणा 10 की पावर -18 इक्वल टू n, और E होता है हमारा मूल आवेश। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.6 गुणा 10 की पावर -19। इसको यहाँ ले आएंगे बटे में, 2.4 गुणा 10 की पावर -19 और बटा में 1.6 गुणा 10 की पावर, ये 18 आएगा, सॉरी ऊपर 18 है, ये 10 की पावर -19 इक्वल टू n। तो इसके पॉइंट से ये पॉइंट उड़ेगा, 8 × 24 और 8 × 2 = 16। तो ऊपर ये 3/2 आ रहा है यहाँ पर, और ये ऊपर लेके जाएंगे पावर तो 19 जुड़ जाएगी इसमें, कुल मिला के 10 बचेगा इक्वल टू n। इसको काट देते हैं, 2 से ये 10 कटेगा 5 बार में, तो 3 × 5 इक्वल टू n। तो n बराबर 15 आ रहा है, यानी इतने इलेक्ट्रॉन की 15 इलेक्ट्रॉन की क्या है, 15 इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। 15 इलेक्ट्रॉन क्या है, उस पर कम है। ठीक है, तभी धनावेश आया है उसके ऊपर। ठीक
ठीक, तो ये क्वेश्चन को नोट करें आप, फिर उसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें दूसरे क्वेश्चन का ला है, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक वोल्टेज B बराबर, समीकरण हमें दे रखा है, B बराबर 40 साइन 100 पाई टी द्वारा प्रदर्शित है। यहाँ t सेकंड में है। समय बोल्टता ग्राफ उचित पैमाने पर पूरे चक्र के लिए बनाइए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो है हमारा ये लिया गया है चैप्टर 7 से, प्रत्यावर्ती धाराओं से। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व, कैसे सॉल्व होगा ये हमारा 2 का ला। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग। 2 का ला, दी गई समीकरण क्या है हमारी, b बराबर 40 साइन 100 पाई टी, ये समीकरण है हमारा। इसको समीकरण नंबर 1 बोल सकते हैं हम लोग, ठीक। और इसकी हम लोग इससे तुलना कर देते हैं, b बराबर b0 साइन ओमेगा टी से हम लोग इसकी तुलना कर देते हैं। से तुलना करने पर तो b की जगह b है, b0 की जगह कितना है, b0 की जगह है 40 वोल्ट हो जाएगा ये। और ओमेगा की जगह कितना है, यहाँ देखो t की जगह t है, ओमेगा की जगह कितना है 100 पाई लगा दिया यहाँ पर मैंने 100 पाई। और तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ओमेगा आवृत्ति का मान निकालेंगे, जो कि होता है ओमेगा बराबर 2 पाई एफ। ओमेगा की वैल्यू कितनी है 100 पाई और 2 पाई एफ। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये कटेगा 50 बार में। तो एफ बराबर कितना आ गया 50 हर्ट्स। कितना आ गया ये 50 हर्ट्स। ये इसकी आवृत्ति आ गई। क्या आ गई, इसकी आवृत्ति आ गई। और हमें क्या निकालना है, इसका समय निकाल लेना है। समय बोले तो आवर्तकाल। तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, एफ बराबर क्या होता है ये 1/t। तो t बराबर क्या हो जाएगा 1/f। तो f का वैल्यू मैं यहाँ लगाऊंगा, कितना आएगा 50। तो 0.02 सेकेंड। क्योंकि मुझे t को निकालना पड़ा, मेरे को t इसलिए निकालना पड़ा क्योंकि यहाँ पर मेरे को समय बोल्टता मुझे मिल चुकी है, ये मुझे समय चाहिए था, उसके बीच में ग्राफ बनाना है। अब हम ग्राफ बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। देखिए ये हमारी आ गई y डायरेक्शन, ये आ गई हमारी x अक्ष। और पूरे परिपथ के लिए बनाना है तो ये कुछ ऐसे बनेगा। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीक वैल्यू। और पीक वैल्यू किसकी है, बोल्टता की, जो कि कितना है इसका मान 40। तो यहाँ पर क्या, ये ध्यान रखना, ये वोल्टेज चल रहा है हमारा किसमें, ये बोल्टता है, ये हमारी बोल्टता है, यहाँ पर ये बोल्टता है, जिसका हम लोग लिखेंगे वोल्टेज में, बोल्ट में। ये 40 है। और एक पूरा चक्कर कितने समय में लग रहा है, ये टी दिखाएंगे इस पर, जो कि किसमें चलेगा, सेकंड में 0.02। और यही हमारा क्या हो गया इसका, ये इसका डायग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का अगर पेपर में क्वेश्चन आता है समय बोल्टता के लिए, तो बोल्टता हमें दे रखी है, तो पहले समय निकालना पड़ेगा। और यहाँ समय का काम कौन करेगा, आवर्तकाल। तो पहले आवर्तकाल निकाला और फिर इसको एक चक्कर के लिए बनाना है। तो एक चक्कर में कितना टाइम लग रहा है हमारा, 0.02 सेकंड। और पीक वैल्यू कितनी है, वोल्टेज का शिखर मान कितना है 40 वोल्टेज में। तो यहाँ मैंने बी लिख दिया है, ठीक। आगे हम लोग इसमें बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं दूसरे का 4। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड 6.0 गुणा 10 की पावर 15 चक्कर लगाता है। प्रति सेकंड 6.0 गुणा 10 की पावर 15 चक्कर लगाता है। वृत्तीय पथ के किसी बिंदु पर धारा का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए कैसे धारा हम लोग ज्ञात करेंगे, कैसे हम लोग इसमें धारा ज्ञात करेंगे। और ये है हमारा आंसर, ये है हमारा आंसर दूसरे के चाका। हमें धारा बतानी है कितनी होगी। तो हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। देखिए ये नाभिक है और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये गति कर रहा है यहाँ पे चारों तरफ, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जो गति कर रहा है ये प्रति सेकंड, यानी ये आवृत्ति दे रखी है। देखो बेटा, एक होती है आवृत्ति और एक होता है आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होता है, एक चक्कर में लगा समय, एक चक्कर में लगा समय आवर्तकाल होता है। और एक सेकंड में चक्करों की जो संख्या होती है उसे कहते हैं आवृत्ति। तो यहाँ पर हमें क्या दिए, प्रति सेकंड दिया है ना, तो यानी आवृत्ति हमें दे रखी है बेटा। यहाँ पर हमें क्या दी है, आवृत्ति। यहाँ पर हमें आवृत्ति दे रखी है। कितनी है आवृत्ति, आवृत्ति को मैं एफ से लिख देता हूँ, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। कितनी है हमारी 6.0 गुणा 10 की पावर 15। और ये है हमारे आपके राउंड पर सेकंड, इतनी हमें दे रखी है ये राउंड पर सेकंड।
और घूम कौन रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, Q बराबर 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। मुझे धारा का मान बताना है, धारा बराबर क्या होता है, Q बटे में T, Q बटा T। यही तो पढ़े थे हम लोग, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो Q तो हमें पता है, जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसके चारों तरफ, जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो आवेश कितना घूम रहा है, इतना घूमेगा ना आवेश। आवेश कितना प्रवाहित हो रहा है, इतना। जब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन पे इतना आवेश होता है, ठीक है। और ये पेपर में भी दिया होता है इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश है, पेपर आप पढ़ेंगे तो लिखा होगा उसके ऊपर। तो हमें क्या करना है, Q का मान मिल गया, हमें T का जुगाड़ और करना है यहाँ पर। तो T हमें कहाँ से पता चलेगा, आवृत्ति से। 1 सेकंड में हम लोग निकाल लेंगे। तो F बराबर क्या होता है, आवृत्ति क्या होती है, आवर्तकाल का व्युत्क्रम होती है। तो T बराबर क्या हो गया, 1/F। तो F की वैल्यू कितनी लगा दूंगा मैं यहाँ पर, 6.0 गुणा 10 की पावर माइनस के, ये 15 दे रखे हैं हमें, ये सॉरी 15 है। और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो T बराबर कितना आ जाएगा, ये T बराबर इतना आ जाएगा, ये 1.60 गुणा 10 की पावर 15। और ये आ गया आपका सेकंड, ये आ गया आपका सेकंड। इसको सॉल्व नहीं करना है, यहीं तो छोड़ देते हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर धारा निकाल लूँगा। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, धारा निकाल लूँगा। कैसे निकलेगी, I बराबर Q बटे में T। तो Q की वैल्यू कितनी है, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19। और इसका मान कितना है, 1.60 गुणा 10 की पावर 15। तो ये दोनों कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे। तो ये हो जाएगा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19, ये हो जाएगा 6.0 गुणा 10 की पावर 15। 10 की पावर कितनी हो जाएगी, ये 15 हो जाएगी। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो 16 अंक कितने होते हैं, 16 अंक होते हैं 96, यानी इतना हो जाएगा ये। और गुणा कितनी बचेगी, 10 की पावर माइनस के 4, और ये आ जाएगा हमारा एम्पियर में, ठीक। तो यही हमारा क्या है, इसका आंसर है। तो इतनी धारा क्या हो रही है, इसके अंदर प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पर हमारे क्या है, एक एक नंबर के MCQs और ये क्वेश्चन जो है निपट चुके हैं। तो मिलेंगे हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें इसमें 2-2 नंबर वाले, 3-3 नंबर के और ये 5-5 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और कोई टॉपिक अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप हमारे जो है चैनल की डिस्क्रिप्शन में जाके आप ये सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसी अनसॉल्व्ड को हम लोग कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।